हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से विद्यागृह परिवार में। हम लोग पढ़ रहे थे धातु और अधातु। ठीक है, तो धातु और अधातु में हम लोगों ने पढ़ा था धातु और अधातु की भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में और दोनों का अंतर भी समझा था। उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने क्रियाशीलता श्रेणी धातुओं की, फिर धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया, धातु धातु के साथ अभिक्रिया, धातु अधातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, वैसा फिर आयन, आयन क्यों बनते हैं, आयन का बनना। फिर पढ़ा था रासायनिक बंधन, है ना। रासायनिक बंधन के दो टाइप थे, एक आयनिक बॉन्ड, एक था सहसंयोजक बंधन, है ना। और सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। मतलब एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु क्रम। धातु क्रम अगले अपने आप में ही एक बड़ा सा चैप्टर है, बड़ा सा मतलब टॉपिक है। ठीक है, तो धातु क्रम में क्या पढ़ेंगे, मतलब धातु क्रम मतलब क्या। तो धातु क्रम का मतलब है सीधा सा कि हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रकृति में धातुएं होती हैं वो ऐसे नहीं पाई जाती जैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। तो उसको यूज करने लायक बनाने के लिए जो प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं धातु क्रम। देखते हैं धातु क्रम। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया को धातु क्रम कहलाती है, जैसे हमने पीछे बताया अभी। ठीक है, तो ये धातु, अब जैसे कि अयस्क है तो अयस्क तो डायरेक्ट हम लोग खनिज निकालते हैं, खनिज ही निकल रहा है, खनिज को ही अयस्क बोल देते हैं, मतलब जिससे हम धातु निकाल सकते हैं उसको अयस्क बोल देते हैं। अब जो अयस्क होता है वो प्रकृति में पाई जाती है। अब प्रकृति में पाई जाती है तो वो हो सकती है उसमें मिट्टी लगी हो सकती है, क्या होती ही है। तो जो आप लोग यूज करते हैं जैसे कि क्षार या एल्युमिनियम, तो वो वैसे पाया नहीं जाता धरती में, तो उसको निकालते हैं हम लोग अयस्क से। तो अयस्क में ऑब्वियस सी बात है मिट्टी लगी होंगी, तो अब मिट्टी को निकालने के प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को धातु क्रम कहते हैं। अब उस धातु क्रम में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्रक्रियाएं हैं जिस टर्म को आपको जानना जरूरी है, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। हम उसमें बोल दिए क्या, इसको निस्तापन करेंगे तो ये बनेगा। अब आप कहिएगा सर निस्तापन किसको कहते हैं, बताया ही नहीं, तो इसीलिए ये पढ़ना पहले जरूरी है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कुछ वजह से टर्म। तो धातुओं को अयस्क से प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य चरण है। पहले क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रीकरण। सांद्रीकरण मतलब अयस्क को मतलब एकदम छांटेंगे कि हाँ यही अयस्क है, सिर्फ बाकी जो भी होगा उसको हटा देंगे। तो सांद्रीकरण के तरीके भी हैं, क्या क्या तरीके हैं बताते हैं आपको तरीके। अयस्क में मिले हुई मिट्टी को, कंकड़ जैसे अशुद्ध पदार्थ को हटाना, मतलब अयस्क में प्रेजेंट अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग, तो उस गैंग को हटाना। अब गैंग को कैसे हटाएंगे, बहुत सारे तरीके। अगर मोटे मोटे पत्थर है तो उसको हाथ से हटा देंगे चुनकर, हाथ से हटा देंगे। अगर थोड़े हल्के हैं तो गुरुत्वाकर्षण एक विधि होती है उसके द्वारा हटा देते हैं। और उससे भी ज़्यादा है तो चुंबकीय पृथक्करण से हटा देते हैं। मतलब अयस्क में चुंबकीय, जैसे अगर कोई मैग्नेटाइट सब्सटेंस हो तो उसको चुंबकीय विधि से हटा देते हैं, चुंबकीय पृथक्करण से। फिर फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि से हम भी उसमें अयस्क में जो अशुद्धि होती है, गैंग होता है, उसको हटा देते हैं। तो कौन सी गैंग को, जिंक सल्फेट, जेरनेस, यानी सल्फाइड अयस्क को जनरली हम फेन प्लावन विधि द्वारा अशुद्धि को हटाते हैं। एक है निश्चालन यानी लीचिंग। जब अयस्क के गैंग में रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, अयस्क के गुण और जो गैंग होते हैं उनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एक धातु है उसमें अधातु मिल गया तो हम यूज करते हैं लीचिंग का यानी निश्चालन का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है दूसरा प्रोसेस, पहले तो हमने कर लिया अयस्क को सांद्रीकरण। ठीक है, सांद्रीकरण से वही मतलब है जैसे कि हमने पढ़ाया था अम्ल और क्षार में कि अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या था कि ज़्यादा मात्रा में अम्ल थी, कम मात्रा में जल था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर सांद्रीकरण हमने कर लिया अयस्क का। अब अयस्क को क्या करेंगे, अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे। अब अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है, धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करने हेतु अयस्क को गर्म करना, हम लोग इसको करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके अपने लिए कि बताइए धातु का अयस्क अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अधातु का अयस्क अधातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है या क्षारीय, दूसरा क्वेश्चन अधातु के ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय होता है। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आंसर जो भी सही होगा उसका आंसर दूंगा। अब क्या है कि इसका ऑक्साइड में परिवर्तित करना है, इसके भी 2 तरीके हैं। पहला है भर्जन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोस्टिंग, रोस्ट कर देना, रोस्टेड मोमोज देखिए, है ना, तो वही रोस्ट करना। रोस्टेड मोमोज में क्या होता है, देखिए अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मोमोज जो रोस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वायु उपस्थित होता है ना जी। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब उसमें है ही नहीं, गैस ही नहीं है, तभी तो उसमें से गैस निकलता है ना। हाँ, तो वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। द्रव्यमान से कम ताप पर, अगर द्रव्यमान से थोड़ा भी ऊंचा ताप करेंगे तो पिघल ही जाएगा, तो कहाँ रहेगा फिर अयस्क, खत्म ही हो गया, फिर सारा धातु क्रम प्रक्रिया खत्म,
है ना, तो इसलिए द्रव्यमान से कम ताप पर उसको गर्म किया जाता है। फिर इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब सल्फाइड अयस्कों को इसी प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए जिंक ब्लेंड था, इसमें ऑक्सीजन है, अब इसको गर्म किए तो ये बढ़ गया जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर निकल गया गैस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा होता है निस्तापन। अब निस्तापन किसको कहते हैं, उसका उल्टा है, भर्जन का उल्टा है निस्तापन। क्या होता है, जब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, उस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रेटेड अयस्कों की प्रक्रिया को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, Al2O3 × 2H2O। इसको जब हीट करेंगे गैस की अनुपस्थिति में, गैस होगा ही नहीं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइड में बन जाएगा और जल निकल जाएगा, ठीक है। तो निस्तापन आती है किसके लिए काम आता है, कार्बोनेट या हाइड्रेटेड अयस्कों की जो अशुद्धि होती है उसको दूर करने के लिए, उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ये काम आते हैं निस्तापन। और भर्जन किसके लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए भर्जन काम आता है। ये तो अंतर थे उनमें, ठीक है। चलिए, अब धातु के ऑक्साइड बना लिया हमने और उससे धातु प्राप्त करना है। 3 प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व है मेन, ठीक है। अब देखिए धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, यानी रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्शन कैसा होता है, कितने प्रकार से कर सकते हैं। ऊष्मा द्वारा रिडक्शन यानी ऊष्मा द्वारा अवकरण। जैसे कि हमने देखा पीछे कि अयस्क को गर्म करके हम लोग अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे थे, तो उसके कौन सी कितनी प्रक्रिया थी, दो तरीके से हम लोग कर सकते थे, या तो भर्जन कर दो या तो निस्तापन कर दो, ठीक है। अब कैसे, किसमें भर्जन किसमें निस्तापन करेंगे, भर्जन उसमें करेंगे जिसका जो अयस्क होगा ना वो सल्फाइड होगा। जैसे कि जिंक का अयस्क सल्फाइड होता है, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, यानी उसमें सल्फर जुड़ा होगा जिस भी अयस्क में, तो उसका हम लोग करेंगे भर्जन। अब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा यानी कार्बोनेट जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग करते हैं निस्तापन, ठीक है। चलिए, तो आगे अब है प्रक्रिया हमारे की ऑक्साइड तो प्राप्त हो गया, अब ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है तो अवकरण विधि द्वारा करते हैं, मतलब अवकरण प्रक्रिया करते हैं। अब अवकरण भी 4-5 तरीके से करते हैं, वो सारी विधियां देखते हैं हम लोग कैसे कैसे अवकरण कर सकते हैं। तो पहला है ऊष्मा द्वारा अवकरण। ऊष्मा द्वारा कैसे, जिस धातु की क्रियाशीलता कम होती है उसके ऑक्साइड को सिर्फ ऊष्मा देने से यानी गर्म करने से ही वो धातु में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे जो ऑलरेडी क्रियाशीलता कम होती है, क्रियाशीलता समूह में जो नीचे वाली धातु है जैसे कि मरकरी, तो उनको क्या होता है, क्रियाशीलता कम है तो सिर्फ गर्म कर दो धातु के ऑक्साइड को, उसके अयस्क के ऑक्साइड को, तो वो क्या होगा, धातु में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि सिनेबार है ना, ये क्या है, क्या है, ये मरकरी का अयस्क है। अब इसको जैसे ही हमने गर्म किया, सल्फाइड अयस्क है, इसको गर्म किया तो ये क्या हो गया, आ गया। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड खत्म हो गया। अब गर्म कर रहे हैं तो उसी में होगा, तो उसी में गर्म और करेंगे तो इसमें का ऑक्सीजन हट गया, तो ये आ गया मरकरी, आ गया ना। हाँ, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे ऊष्मा द्वारा अवकरण। अब दूसरा भी है रासायनिक अवकरण। ऊष्मा द्वारा अवकरण कर दिए, ये दूसरा विधि है कि रासायनिक द्वारा भी अवकरण कर सकते हैं। इस विधि में कार्बन एवं एल्युमिनियम के चूर्ण को अवकारक के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये किस में काम आएगा, कोक या कार्बन द्वारा अवकरण। जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में होती है, जो क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में होती है यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला, तो उनको हम इस कोक के द्वारा, कोक मतलब कोयला, कार्बन, उसके द्वारा उसमें डाल देते हैं। कार्बन को उसमें पहले मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद उसको हीट करते हैं, तब वो बनता है। जैसे कि लोहा, जिंक, SnPb मतलब लेड, कॉपर, इन सब के अयस्कों को इस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं, ऑक्साइड को, ठीक है। अब एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। जो धातु कार्बन या कोक द्वारा अपकृत नहीं होती है उनको एल्युमिनियम द्वारा अवकरण करते हैं। अवकरण करने के कितने तरीके हो गए, 2, 3, एक तीसरा भी है, वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। देखिए, जो धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है उनकी ऑक्साइड या क्लोराइड को वैद्युत अपघटन द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो इनको क्या करते हैं ना, हम वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण करते हैं, ठीक है। इनको अगर जैसे कि कम क्रियाशील धातु वाला कोक मिला देंगे, जैसे अधिक क्रियाशील धातु है इनको बाहर ही निकालेंगे तो ये जल जाएंगे ऑटोमेटिक। तो फिर इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ा क्रियाशीलता कम करने के लिए ये डालते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अवकरण हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, ऊष्मा द्वारा अवकरण,
उष्मा द्वारा डायरेक्ट हीट करेंगे। तो इसमें किसको करेंगे, जो सबसे कम क्रियाशील धातु हैं उनको करेंगे। दूसरा क्या है, रासायनिक अवकरण। इसमें रासायनिक अवकरण, इसमें किसको करेंगे, जो मध्य में स्थित है उसको करेंगे। मध्य में स्थित है उसमें कोक या कार्बन मिला देंगे, उससे हो जाएगा अवकरण। या जिससे वो कोक कार्बन से नहीं होता, एल्युमिनियम मिला के कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब तीसरा है कि विद्युत अपघटन द्वारा। अब जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं वो जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सारी, तो उनको करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। अब अवकरण तक हो गया। पहले क्या किया हमने, सांद्रीकरण कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया। अब ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद उसको हमने क्या किया, अवकरण कर दिया। अवकरण करने से क्या हुआ कि धातु मिल गए हमको। अब धातु मिल गए, अभी भी वो धातु शुद्ध नहीं है। धातु मिल गए हैं बट वो अभी भी शुद्ध नहीं है प्योर। तो शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, शुद्ध धातु का शोधन करते हैं। ठीक है, इसको भी तरीके हैं, जैसे विद्युत शोधन, विद्युत द्वारा शोधन करते हैं। जैसे इस विधि में, इस विधि द्वारा तांबा, निकेल, जिंक, टीन ये सारे जो धातु हैं इनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटन करके। हम अभी आगे पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातुओं का निष्कर्षण, उसमें जानेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अब दूसरा है गलनिक पृथक्करण विधि, मतलब लिक्वेशन प्रोसेस। इस प्रक्रिया द्वारा निम्न गलनांक वाली धातु, निम्न गलनांक मतलब जो रखते ही पिघल गया, जैसे ब्रोमीन है ना, और उसके बाद बच गया हमारा पारा, मरकरी, तो ये सारे धातुओं को उच्च गलनांक वाली धातुओं से अलग किया जाता है। ये एक अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, इसको मतलब आप नहीं भी यहाँ रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अयस्क के से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। ये आपके PYQ है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखने के लिए बस यही है, 3 आप लिख देंगे। पहले ये लिखेंगे कि पहले करेंगे अयस्कों का सांद्रीकरण, और सांद्रीकरण करने से क्या होगा कि संयुक्त प्रमुख विधि में लिख देंगे 1 2 3, 3 लिख देंगे उसमें सांद्रीकरण में। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रीकरण करने के बाद धातु के ऑक्साइड, अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन करने में दोनों लिखेंगे जरूर, भर्जन और निस्तापन दोनों लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। अब धातु कैसे प्राप्त करें, तो उसकी विधि जैसे ऊष्मा द्वारा अवकरण, तो ये डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा क्या होगा, रासायनिक अवकरण, तो ये डेफिनेशन लिख देंगे, कोक या कोयला, फिर एल्युमिनियम द्वारा। बस इसके आगे आप विद्युत अपघटन चाहे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, धातु का शोधन, शोधन भी आप लिख सकते हैं। शोधन भी लिखना जरूरी है, ये लास्ट में लिखिएगा जरूर। 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ी 5 नंबर देगा, ठीक है ना, बढ़िया। तो अब ये क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, तो सोडियम धातु का निष्कर्षण अब हम लोग देखेंगे। सोडियम धातु कैसे निकालेंगे, मतलब सोडियम धातु क्या होते हैं हमारे पर्यावरण में, क्या ऐसे ही होती है, नहीं, वो अयस्क के फॉर्म में होती है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सोडियम धातु में परिवर्तित करेंगे, फिर उसका यूज करेंगे। तो सोडियम धातु मुख्यतः द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन्स विधि। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोडियम धातु का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन पूछते हैं 5 नंबर में, तो आपको इसमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है। ठीक है, बस नंबर चाहिए इसलिए। अब सोडियम क्लोराइड का द्रव गुणांक, सॉरी ये गलती लिखा गया है, यहाँ पे होगा द्रव्यनांक। सोडियम धातु का द्रव्यनांक काफ़ी उच्च होता है, और इसके द्रव्यमान को कम करने के लिए इसके द्रव्यनांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित किया जाता है, क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है ना, तो इसको थोड़ा क्रियाशीलता को कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है इसमें। फिर द्रवित मिश्रण का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर मुक्त हो जाती है, निकल गया सोडियम। ठीक है, अब देखिए सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या होता है कि Na+ होता है, Cl- होता है, आयन बनते हैं, और ये होता है आयनिक बंधन। ठीक है, अब क्या होता है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसका जैसे ही हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन करने के बाद Na+ आ जाता है कैथोड पे, है ना, कैथोड पे, यानी सोडियम कैथोड पे आ गया। अब बच गया क्लोरीन, तो क्लोरीन आ जाता है ये एनोड पे, है ना, एनोड पे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है जिंक, जास्ता धातु का निष्कर्षण। जिंक यानी जास्ता। अब इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, इसका प्रमुख अयस्क जान लेते हैं पहले। एक है जिंक ब्लेंड, एक है कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। ये जिंक धातु का अयस्क है, और इन्हीं अयस्क से हम लोग निकालेंगे जिंक।
तो जिंक को हम लोग इन दोनों से निकाल सकते हैं, बट हम लोग निकालेंगे जिससे आसानी होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले अयस्क का सांद्रीकरण करेंगे जैसा हमने पढ़ा था। अब अयस्क का सांद्रीकरण करने के लिए जास्ता को मिट्टी, रेत अथवा अन्य अशुद्धियों में मिश्रित रहती है। इसको हटाने के लिए इसमें फ्लोटेशन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, इस विधि में सल्फाइड अयस्क को फेन प्लावन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। फेन प्लावन विधि द्वारा इसका सांद्रीकरण किया जाता है अयस्क का। फिर अयस्क के ऑक्साइड में बदलना। अयस्क सांद्रीकरण हो गया, अब उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। अयस्क के ऑक्साइड में कौन सा विधि होगा? जिंक ब्लेंड को भर्जन द्वारा। अब बताइए हमको भर्जन और निस्तापन, पीछे पढ़ा हमने, तभी आपको समझ में आई होगी भर्जन क्या कहते हैं भर्जन को। ठीक है, अब भर्जन द्वारा क्या किया हमने? अब जिंक ब्लेंड को भर्जन द्वारा हमने ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भर्जन। ठीक है, भर्जन यानी यहाँ पे भर्जन प्रक्रिया हुई है, इसके द्वारा ये जिंक ऑक्साइड में आ गया और सल्फर ऑक्साइड बाहर आ गया। अब क्या है? जिंक ऑक्साइड का अवकरण। अवकरण करने के कैसे? अब जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ भट्टी में गर्म करते हैं तो ये जहाँ जास्ता धातु प्राप्त होती है, यहाँ जास्ता धातु प्राप्त हो जाती है। कोक के साथ ही क्यों मिलाया? क्योंकि जिंक जो है ना वो मध्य में है, क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में, ना तो अधिक क्रियाशील है ना कम क्रियाशील है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोक का यूज किया। बात समझ में आ गई? हाँ, अब इसके बाद आ तो गया, बट ये भी अभी भी शुद्ध नहीं है, इसका यूज नहीं कर सकते, तो उसका करेंगे शोधन। शोधन कैसे करेंगे? दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसका हम लोग शोधन करेंगे। हाँ, शोधन करेंगे। अपकरण से प्राप्त जास्ता में कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं। अब अशुद्ध जिंक के एनोड बनाकर तथा शुद्ध एल्युमिनियम को कैथोड बनाकर वैद्युत अपघट्य के रूप में Zn-SO4 के विलयन का उपयोग किया जाता है। अब वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक कैथोड पर जमा हो जाती है। अब जैसे ये अशुद्ध धातु प्राप्त हो गई हमको, कौन सा? जिंक अशुद्ध प्राप्त हो गई। अब प्राप्त हो गई तब इसको हमको शोधन करना है, यूज करना है। यूज करने के लिए क्या करेंगे? तो हमने एक बैटरी बनाएंगे। जैसा लेट सपोज ये एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, तो उसमें एक टर्मिनल हमने बनाया ये। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। जैसे ये रेड कलर यूज करते हैं लाल के लिए। हाँ, ये एक टर्मिनल बनाया। ठीक है, अब ये किसका टर्मिनल है? ये हमने बनाया। किसका बनाया हमने? देखिए इसमें लिखा है एक अशुद्ध जिंक का एनोड। अशुद्ध जिंक का हमने ये एनोड बना दिया। अब दूसरा एक बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, एक जो दूसरा टर्मिनल। ये किसका टर्मिनल बनाया? ये हमने टर्मिनल बनाया एल्युमिनियम का टर्मिनल बनाया। 2 होते हैं ना बैटरी में, वो बना दिया। अब इसमें कुछ विलयन भी होते हैं, जैसे बैटरी में पानी डालते हैं ना, तो इसमें भी कुछ डालना पड़ेगा। तो क्या डालेंगे? Zn-SO4 हमने विलयन इसमें डाल दिया। Zn-SO4 डाल दिया। अब इसमें हम करंट पास करेंगे यानी बैटरी को चार्ज करेंगे। तो चार्ज करेंगे तो क्या होगा? चार्ज करने से क्या होगा कि वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर जिंक कैथोड पर जमा हो जाती है। हमने रखा था एनोड पे, अब आ गया कैथोड पे। यहाँ पे आ जाएगा जिंक और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये जो जिंक है ये हम लोग निकाल लेंगे, बात खत्म। समझ में आ गई? सॉरी, यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO4। ये SO4 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, SO4 यहाँ पे आ जाता है और ख़त्म हो जाता है हमारा। SO4 यहाँ पे आ जाता है और ये गैस निकल जाता है बाहर। हम लोग जिंक को एकत्रित कर लेते हैं। समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब है जास्ता के 2 अयस्कों के नाम लिखिए। अभी बताया हमने कौन से 2 अयस्क थे, एक थे जिंक ब्लेंड, एक था कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। ठीक है, चलिए अब मल्चाइट किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर आप लोग देंगे, हम बस आपके लिए लाए। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक, अभी हमने पढ़ा। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक का, नाम से ही स्पष्ट है, जिंक ब्लेंड, जिंक। अब ये लास्ट है, ये 5 नंबर में पूछता है एकदम कंपलसरी। इस बार तो शायद आना ही आना है एकदम, है ना, क्योंकि इस बार जो चांसेस बन रही हैं, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आप हूबहू छाप दीजिएगा, तो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, मतलब नंबर मिलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसके लिख देते हैं अयस्क, कौन कौन से अयस्क से या एल्युमिनियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं। पहला बॉक्साइट Al2O3 फिर कोरंडम, फिर क्रायोलाइट। ये 3 मुख्यतः अयस्क हैं एल्युमिनियम के। ठीक है, अब एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है तो हमने पहले ही पढ़ा। पहले सांद्रीकरण करेंगे, फिर उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद उसको क्या करेंगे, अवकरण करेंगे, फिर उसका निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पहले क्या करेंगे, सांद्रीकरण। तो सांद्रीकरण कैसे करेंगे,
हम लोग यूज कर रहे हैं बॉक्साइट का एल्युमिनियम निकालने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यही यूजफुल होती है, बाकी इन सब से बहुत कम निकलता है। तो बॉक्साइट में लोहा, Fe2O3, सिलिका आदि अशुद्धियाँ रहती है। इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया को बेयर प्रक्रिया कहते हैं। ये सारी रहती है अशुद्धियाँ उसमें, तो उसको शुद्ध करेंगे किस प्रक्रिया द्वारा? बेयर प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए अब अयस्क का ऑक्साइड में बदलेंगे, है ना, जैसे कि ऑक्साइड में बदलना है। अब ऑक्साइड में चूना मिलाएंगे। चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, तो बॉक्साइट घुलकर सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनेट बनाता है। अब इस प्रकार अशुद्धियाँ नहीं घुलती और अलग हो जाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं हमारे अयस्क में, बॉक्साइट में, वो अशुद्धियाँ घुलती नहीं हैं, वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, बाकी ये सारे घुल जाते हैं, लिक्विड अलग कर लेते हैं हम लोग। अब ये क्या है, रिएक्शन देखिए, Al2O3 बॉक्साइट, अब इनके साथ N2CO3। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट। अब आप लोग कह रहे होंगे सर बॉक्साइट का तो फॉर्मूला ये था Al2O3 × 2H2O, तो ये गया कहाँ? 2H2O गया कहाँ, है ना, ये 2H2O गया कहाँ? तो 2H2O यहाँ गया। हमने यहाँ क्या किया है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया है और चूना यानी चूना मिलाया है और इसमें हीट किया। हीट गर्मी देंगे तो पानी गायब नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए पानी उड़ गया, छूमंतर गायब। ठीक है, तो इसलिए हमने पानी वहाँ पे नहीं लिखी। समझ में आ गई? हाँ, तो अब क्या हुआ, हीट करेंगे तो ये बना देगा सोडियम एल्यूमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। अब सोडियम एल्यूमिनेट का क्या करेंगे, अब देखिए, सोडियम एल्यूमिनेट के घोल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये CO2 निकल गया। ठीक है, अब फिर से हम CO2 दूसरा बार में दूसरा रिएक्शन करेंगे, उसको निकालने के बाद अब फिर से उसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो अब बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवकरण, अब इसका करेंगे हम लोग अवकरण कैसे करेंगे? अवकरण करने के लिए इसको तीव्रता से गर्म करेंगे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। तीव्रता से एकदम तुरंत में हीट कर देंगे, तीव्रता से गर्म कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको कहेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जल है तो जल तो वैसे ही नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया, अब उसका शोधन करेंगे। ये अभी भी अशुद्ध है क्योंकि हमको चाहिए एल्यूमिनियम, बट ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। हमको चाहिए प्योर एल्यूमिनियम जिसका हम ठोक बजाकर लोहा, टीना, प्लास्टिक जो भी बनाना है बना सके। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने जिंक में बताया था कि जिंक का वैद्युत अपघटन करते हैं तो फिर कैसा आ जाता है, हाँ देखिए, वैद्युत अपघटन करते हैं तो जिंक प्राप्त हो जाता है। वैसे ही हमारा एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम का वैद्युत अपघटन करेंगे तो हमको एल्यूमिनियम प्राप्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो जैसे कि एल्यूमिनियम है, इसका वैद्युत अपघटन किए तो ये देखिए एल्यूमिनियम आ गया, हमको आ गया। अब ये O2 है, ये दूसरे टर्मिनल पे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कैथोड पे तो ये एनोड पर मुक्त हो जाएगी, है ना, बात खत्म। यहीं तक हमारी हो जाती है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। 5 नंबर मिल गए आपको, बधाई हो। आगे चलते हैं। अब आपके कुछ प्रीवियस ईयर है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किसका है बॉक्साइट? अभी हमने बताया एल्यूमिनियम का। आगे चलते हैं। विच मेटल बॉक्साइट इज इंपॉर्टेंट और यही है, पिछला क्वेश्चन नहीं उसका इंग्लिश है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है? यही 5 नंबर का क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताया पीछे। जास्ता का अयस्क क्या है? अभी तो था ये पीछे, जिंक ब्लेंड। जास्ता का अयस्क धातु का संक्षारण। चलिए अब एल्यूमिनियम बना लिया हमने, हाँ, जिंक बना लिया हमने, ठीक है, सोडियम निकाल लिया हमने। अब क्या निकाल कर उसको घर में रखेंगे तो वो अपने आप जंग नहीं लगेगा उसमें? जैसे लोहे में जंग लग जाती है, चांदी काला पड़ जाता है, सोना थोड़ा सा धीमा कम हो जाता है। क्यों? ये होती है संक्षारण। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस हैं, प्लस में वाष्प भी है ना, जैसे कि हवा भी है, नमी भी है। तो ये सारी क्या करते हैं ना कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है। तो अभिक्रिया करते हैं तो कुछ ना कुछ बनाती हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है हमारी प्रकृति में। जैसे सोना, चांदी पाई जाती हैं, तो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये जल के साथ, हवा के साथ, नमी के साथ अभिक्रिया करती हैं, बट धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे। तो हमको पता भी बहुत कम चलता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि आपकी मम्मी या मेरी मम्मी भी क्या होती है कि जैसे वो लोग पहनती हैं चांदी का पायल, तो क्या होता है कि पायल काला हो जाता है धीमे धीमे, ठीक है। तो फिर उनको फिर देते हैं सोनार को कि इसको धो दीजिए, इसको नया कर दीजिए, है ना। क्यों काला पड़ गया? वो काला क्यों पड़ा? यही कारण है कि उसका संक्षारण हो गया, धातु का संक्षारण हो गया, मतलब उसमें जंग लग गई जस्ट टाइप कि वो रिएक्शन कर लिया। किसके साथ अभिक्रिया कर लिया? हवा के साथ, नमी के साथ, इनके साथ अभिक्रिया करके वो काला बना दिया उसको,
ठीक है। तो वही पढ़ेंगे हम लोग संक्षारण, उसको कैसे रोकेंगे, कैसे बचाएंगे, है ना, उस सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे अभी। धातु का संक्षारण, धातु का संक्षारण हो जाता है जैसे जब कोई धातु वायु, नमी, अम्ल, लवण अथवा गैसों के साथ संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया। अब संक्षारण होने के लिए ऑक्सीजन एवं जलवाष्प दोनों का एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। जैसे कि अब आप पहने हैं, मान लीजिए आप सोना का सिकरी पहने हैं, सोना का चैन, है ना। अब सोना का चैन पहन लिए, अब गले में घूम रहे हैं, अब गला में अब वैक्यूम भी लगा रखे हैं, मतलब हवा से संपर्क ही नहीं होने दे रहे, कोई देख भी नहीं पा रहा, क्या फ़ायदा फिर, है ना। तो वहाँ पे जंग नहीं लगेगी, आपका सोना एकदम हूबहू चमकता रहेगा। बट संक्षारण होने के लिए दोनों चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी भी चाहिए। नमी मतलब जलवाष्प, जैसा नहीं होता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो अपने आप आ जाता है पसीना टाइप, तो वो नमी ही है, तो उनके होना अनिवार्य है, तभी ये हो पाता है संक्षारण। अब देखिए क्या है, जैसे कि लोहे का जंग लगना, लोहे क्या होता है धीरे धीरे भूरे कलर के हो जाते हैं, जंग लगते हैं। तांबा का संक्षारण, तांबा देखे होंगे, पित्तल, जैसे कि पित्तल के घर में होते हैं, लोगों के घर में रखे रखे बर्तन क्या होता है, हरा हरा हो जाता है, पित्तल पे हरा हरा बूंद हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं पित्तल का संक्षारण, यानी तांबा का संक्षारण। अब उसको दूर कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग दूर कैसे करेंगे। जब तांबा वायु की उपस्थिति में गैस एवं नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे अपनी सतह पर हरे रंग की परत बना लेता है, इस प्रक्रिया को तांबे का संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गई? अच्छा, पढ़ लिया संक्षारण, समझ गया गुरुजी संक्षारण होता क्या, अब इसको हटाया कैसे, हाँ, तो हटाने की प्रक्रिया समझिए। पहला तो है कि इसमें चिकनाई कर दीजिए, तेल लगा लीजिए, उसमें चिकना कर दीजिए उसको, मतलब कि उसको संपर्क में आए ना तो बाउंस बैक कर जाए, मतलब रिवर्स कर जाए, रिवर्स गियर लगा के चला जाए। जैसे धातु पर तेल या ग्रीस लगाया जाता है, धातु को नमी और वायु से अलग रखता है यह, है ना। जैसे कि आप धातु का रॉड है, मतलब कि लोहे का रॉड है, आप उस पर तेल लगा दिए, अब उस पर पानी डालिए तो पानी फटाक से नीचे गिर जाएगा, अटकेगा ही नहीं उस पर, ना ही उस पर अट गया तो अभिक्रिया ही नहीं हो पाएगी, संपर्क में नहीं आएगा तो अभिक्रिया क्या होगी, तो नहीं होगी तो संक्षारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि पेंट लगा देते हैं लोग लोहे के सामान पे, क्योंकि वो जंग से बच जाता है, ठीक है वही। अब दूसरा है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड लग रहा है, हाँ इंग्लिश का है। धातु विशेषकर एल्युमिनियम की सतह पर कृत्रिम रूप से ऑक्साइड की मोटी और सख्त संक्षारण रोधी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई, ऊपर से गया होगा, हाँ समझते हैं बात को। धातु है, अब उसका हमको संक्षारण रोकना है, तो क्या करेंगे ना, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का हम लोग उस पर कोट कर देंगे, मतलब एल्युमिनियम का पेंट चढ़ा देंगे, जस्ट लाइक उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब पेंटिंग हमने बताया अभी, पेंट कर दो लोहे को, पेंट कर देंगे तो क्या होगा कि धातु जो है वायु के संपर्क में नहीं आएगा, पानी के संपर्क में नहीं आएगा, तो जंग लगेगा ही नहीं, संक्षारण होगा ही नहीं उसका, तो रोक दिया हमने संक्षारण गुरुजी, बढ़िया। एक है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है, लोहे की वस्तुओं पर जास्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब लोहे की वस्तु है, उस पर जिंक की परत चढ़ा देंगे, नहीं बोलते हैं कि इस पर सोना के पानी चढ़ल है ना, तो ऐसे जिंक का पानी चढ़ा दीजिए, संक्षारण रुक गया, ठीक है वही। विद्युत लेपन, अब धातु की वस्तु पर किसी अन्य धातु, लोहा है, लोहा पर कोई और एल्युमिनियम चढ़ा दिया हमने, तो वो एनोडाइजिंग हो गया। अब जैसे लोहा का किसी और धातु को चढ़ा दिए तो वो विद्युत द्वारा परत चढ़ाई जाती है, इस सतह को चमकदार और संक्षारण रोधी बना देता है, ठीक है। तो अब विद्युत के प्रक्रिया द्वारा, विद्युत उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो, तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत लेपन। समझ में आ गई? चलिए अब है मिश्र धातु बनाकर, ये एक अलग सवाल है। मिश्र धातु बनाकर, धातु है लोहा का, अब लोहे में हमने कुछ मिलाकर उसको बना दिया स्टील, है ना, स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील अलग है, स्टेनलेस स्टील अलग है। जैसे आप लोग देखिएगा कुछ ऐसे इमारतें होते हैं जिसमें स्टील लगे होते हैं, तो वो स्टील में जंग लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें कार्बन मिले होते हैं, और कार्बन क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जनरली संपर्क में आता नहीं है, कार्बन के साथ और भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो मिश्र धातु बनाकर भी हम लोग संक्षारण रोक सकते हैं, तो वही इसमें बता रहा है, धातुओं को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाने से उसका संक्षारण कम हो जाता है। तो ये सारी कुछ प्रक्रियाएँ थी जिससे हम संक्षारण को रोक सकते हैं, या फिर कम तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। चलिए ये बताइए, दो उपाय बताइए लोहे को संक्षारण से रोकने के लिए, दो उपाय बताइए। पहला तो है कि पेंटिंग कर दो, दूसरा है कि उसके ऊपर जिंक चढ़ा दो, या तो फिर उसको मिश्र धातु बना दो, स्टील बना दो, तो लोहे का संक्षारण रुक गया, ठीक है बढ़िया। अब लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। किधर गया, ये रहा, ठीक है। लोहे की वस्तुओं का जास्तीकरण क्यों किया जाता है? संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है,
ठीक है। तो इसमें आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आप सोचिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 से 6, 7 या 8 तक लाइन तक लिखें, तभी 2 नंबर मिल पाएगा। ठीक है। लोहे की वस्तुओं का जातीकरण क्यों किया जाता है, हमने जस्ट अभी पीछे कहा, क्योंकि संक्षारण से रोकना है इसलिए किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये तो यही चांदी ही है, ये तो पहले ही आना चाहिए था, रिपीट हो गया। लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। हाँ, अब ये देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे का फ्राइंग पैन जैसे तवा, तो उसमें क्या करें जो हमको जंग ना लगे, है ना। तो ये आप लोग बताएंगे, जो भी सही आंसर देगा उसको एक हम पल्स चॉकलेट खिलाएंगे। आगे चलिए, मिश्र धातु। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मिश्र धातु, ये लास्ट ही है, अब इसके बाद खत्म। मिश्र धातु हमने अभी पढ़ा कि लोहे को हम संक्षारण से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, एक उपाय था उसमें, मिश्र धातु बनाकर। अब मिश्र धातु होता क्या है, मिश्र धातु, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव्स में। जैसे जब 2 या अधिक धातुओं को किसी एक धातु से या धातु के साथ उचित अनुपात में मिला दिया जाता है तो वो बन जाते हैं मिश्र धातु। ठीक है। अब उसमें दोनों गुण आ जाते हैं, धातु का भी आ गया, जिसको मिलाया हमने उसका भी गुण आ गया, तो ये हो जाएंगे मिश्र धातु, यानी मिक्स हो गया, मिक्सचर हो गया, है ना। वही जैसे कि देखिए पीतल का आप लोग देखे होंगे आपके घर में या मेरे भी घर में है बर्तन, है ना। तो वो पीतल क्या है, तांबा और जासना का मिश्रण होता है। ठीक है, इसे मिलकर बना है पीतल। चलिए, अब मिश्र धातु के कुछ गुण होते हैं। अब क्या गुण होते हैं, जैसे मिश्र धातु में शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होती है ना। जैसे हमने बताया था कि मिश्र धातु में क्या होता है, संक्षारण जल्दी नहीं होता है, तो वो भी एक विशेषता है। और एक विशेषता ये भी है कि ये अधिक कठोर होती है, मतलब ये ज़्यादा ठोस अवस्था में हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो जैसे स्टील शुद्ध लोहे से अधिक कठोर होता है। हाँ, लोहा है वो कमज़ोर होगा, उसी जितनी मोटाई का लोहा है और जितनी मोटाई का स्टील है, तो दोनों में सबसे ताकतवर कौन होगा, स्टील ही होगा, क्योंकि स्टील क्या होगा, ताकतवर है, मिश्र धातु है, इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। इन पर जंग कम लगता है, अभी हमने बताया जंग कम लगता है। मिश्र धातु अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है, वही बात है, इसलिए इसका उपयोग मशीन और औजार में करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग देखेंगे टावर को जनरली है ना मिश्र धातु से बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है 50 मीटर के आसपास, और उस पर बारिश सब भी पड़ती है। अब कितना कवर करे, कितना उसको पेंट किया जाए हमेशा, नहीं ना, तो इसलिए उसको मिश्र धातु यानी कि उसको मिश्र धातु से बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं। ठीक है। अब इनका गलनांक सामान्यतः कम होता है, मतलब ये गलता कम है, क्योंकि इसमें अगर हीट ज़्यादा देंगे तो भी कम बनता है। पहले के ज़माने में लोग पीतल के बर्तन में खाना बनाते थे। ठीक है, क्यों बनाते थे, अच्छी होती थी, क्योंकि वो गलता भी कम था, ज़्यादा दिन चलता भी था, समझे, और घिसता भी कम था, मजबूत भी होता था, इसलिए। अब इसका गलनांक सामान्यतः कम होता है। जैसे सोल्डर जानते हैं आप लोग, हाँ, जो तार को जोड़ने में यूज करते हैं, सोल्डर किससे बना होता है, टीन और शीशा से बना होता है, कम ताप पर पिघल जाता है, विद्युत तार जोड़ने में सहायक होता है, बढ़िया है। अब मिश्र धातुओं का विद्युत चालक शुद्ध धातुओं से कम हो जाता है। अब लोहा है, लोहा से आप करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, लोहा से आप करंट पास कर सकते हैं, स्टील से भी कर सकते हैं, बट स्टील में क्या होगा, धीरे धीरे पास करेगा, लोहा से तुरंत पास करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मिश्र धातु से विद्युत चालकता कम हो जाती है, चालक अच्छा चालक नहीं है, इसलिए इनका अवयव तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। जैसे देखिए पीतल क्या है, अच्छा चालक नहीं है, बट तांबा अच्छा चालक है, तभी तो तांबा यूज करते हैं वायरिंग में, हम अपने घरों में कहीं भी, है ना। चलिए, अब ये है कुछ मिश्र धातु और उसके उपयोग। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़ा सा, फिर हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए मिश्र धातु जैसे पीतल किससे मिलकर बना है, तांबा प्लस जिंक, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है पीतल। अब पीतल का उपयोग क्या करेंगे, विद्युत उपकरण में, सजावटी वस्तुओं में, बर्तन के रूप में पीतल का यूज करते हैं। अब है कांसा, ब्रॉन्ज, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, नहीं बोलते, ब्रॉन्ज मेडल मिला। तब ब्रॉन्ज मेडल किसका बना है, आज देख लो किसका बना है, तांबा का बना है और टीन का बना है। लो, टीना का बना है जी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, बट जीतने की अलग बात होती है, वो मेहनत होता है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज भी मेडल मिले, मेहनत है वो, ये मत देखिए कि वो कॉपर का है या टीना का है ना, मेहनत है वो। ठीक है, तो वो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। इसका क्या यूज होता है, प्रतिमा, स्टैचू बनाने में, सिक्के बनाने में, मेडल्स बनाने में इसका यूज होता है। स्टील आ गया, स्टील किससे मिलकर बना होता है, लोहा और कार्बन, इन दोनों से मिलकर बनाया जाता है स्टील, लोहा भी है और कार्बन भी। ठीक है, अब भवन के निर्माण में, मशीन के भाग में, वाहन में, पुल में, औजार में, कृषि यंत्र में, इन सारे में स्टील का यूज किया जाता है। जहाँ भी मतलब जंग लगने की ज़्यादा संभावनाएं होती है वहाँ पर स्टील का यूज कर लेते हैं लोहे की अपेक्षा।
क्योंकि लोहे में जल्दी जंग लग जाएंगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए स्टील का यूज करना बेहतर होता है। अब है स्टेनलेस स्टील, नाम सुना है आप लोगों ने स्टेनलेस स्टील। जैसे आजकल लोग बर्तन यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो आप कभी खरीदिएगा बर्तन तो देखिएगा उस पर स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील वही है, इसमें लोहा भी होता है, क्रोमियम भी होता है और निकल भी होता है, इन सबको मिला दिया जाता है, बन गया स्टेनलेस स्टील, मुबारक हो। अब जंग न लगने वाले बर्तन होते हैं, इसमें जंग नहीं लगते हैं, ठीक है। अब चिकित्सा उपकरण में भी, रेल की बोगियों में भी, जैसे कि चिकित्सा उपकरण में कैंची किसकी होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है, नहीं तो अगर लोहा की होगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा लोगों के शरीर में, ठीक है, इसलिए। अब सोल्जर, वही जो विद्युत तार को जोड़ते हैं, वो कैसा है, टीन और शीशा से मिलकर बना है। अब एक लास्ट में था ड्यूरेलियम, कठी गया लगता है, नहीं, हाँ ड्यूरालिमिन, ये किससे मिलकर बना है, एल्युमिनियम, तांबा और प्लस में था एक मैग्नीशियम, प्लस में लिख देते हैं आप समझ जाइएगा, प्लस में है मैग्नीशियम, ठीक है, यानी एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, इनसे मिलकर बना है ड्यूरालुमिन। अब यह क्या होता है, हवाई जहाज़ बनाने में यूज होता है, क्योंकि हवाई जहाज़ हल्की होंगी तभी तो वो उड़ पाएंगी, उड़ने में कम फ्यूल लगेगा अगर हल्का होगा चीज़ तो, है ना। अगर वही भारी हो जाएगा तो ज़्यादा फ्यूल लगता है, तभी आप लोग सुनी होइएगा कि फ्लाइट से जा रहा है तो वो 10 केजी या 15 केजी से ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकता, यही कारण होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन ले जाएंगे तो ज़्यादा फ्यूल खर्च होगी, ज़्यादा तेल लगेंगे उनको उड़ने में, ठीक है। तो इसलिए हल्की होने के लिए हवाई जहाज़ बनाने में इसका यूज करते हैं, किसका, ड्यूरालिमिन का। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन था। मिश्र धातु होते क्या हैं, मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए। मिश्र धातु क्या होते हैं, 2 या अधिक धातु एवं उपधातु मिलकर जो बनते हैं उसको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हमने पीछे बताया था, उदाहरण में स्टेनलेस स्टील दे दीजिए। विच मेटल थिन लेयर इज कोटेड ओवर आयरन प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, ये तो पिछला ही क्वेश्चन है गया, बताइए। ताम्र एवं टीन से मिश्र धातु को कहते हैं, बताइए। ताम्र मतलब क्या, ताम्र मतलब क्या, तांबा, टीन मतलब टीन, और क्या, तांबा और टीन से क्या बनता था, जिसका मेडल मिलता था, कांसा, ठीक है, क्या हो गया, कांसा। आगे चलते हैं, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, आप लोग नाम सुने हैं, सिलिकॉन वैली, हाँ अमेरिका में है। तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है एक उपधातु, उपधातु है, उपधातु, मिश्र धातु नहीं, उपधातु है। बताएंगे हम उपधातु क्या होता है जब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें बताएंगे। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे क्या होती हैं बताइए आप लोग, क्या होती हैं, ये आप लोग बताएंगे आंसर। अब मिश्र धातु जिनमें कॉपर और एसन होती है उसका नाम बताइए, कॉपर और एसन। कॉपर, एसन मतलब क्या, एसन मतलब क्या, एसन मतलब क्या, शीशा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर प्लस एसन। अभी जस्ट देखिए भूल गए लगता है, नहीं, एसन कॉपर प्लस एसन। अब देखिए इसमें कॉपर प्लस एसन किधर है, कॉपर एसन, है ना। 50% है, 10% है, उस पर मत जाइए, ये कॉपर प्लस एसन देखिए, है ना। कि क्या बन रहा है, ब्रॉन्ज बन रहा है, यानी कांसा, ब्रॉन्ज। कहाँ गया, हाँ यही है, कॉपर प्लस एसन क्या बनाया, ब्रॉन्ज। इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज मतलब कांसा। अभी पीछे भी एक बताया था हमने। अब ड्यूरालामीन किस धातु का मिश्रण है, लोहा तो उसमें था ही, लोहा था ना, हाँ लोहा था। अब चलते हैं कि सॉरी लोहा नहीं था जी, एल्युमिनियम था, लोहा नहीं था, गलती कर रहे हो, लोहा नहीं था, एल्युमिनियम था, ठीक है। अब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बताइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये अपने आप में एक टॉपिक ही है, ठीक है, बट वो उतना लंबा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है एग्जाम में, यही आता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ठीक है। आप लोग कभी गए होंगे कुछ खरीदने तो सुनते होंगे कि ये 24 कैरेट का है, ये 22 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है ना। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अब शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, तो वो होता है एकदम मुलायम, बिस्किट जैसा, ठीक है। अब उसका कुछ बन नहीं पाता, बन ही नहीं सकता, इतना मुलायम होता है, बनाएंगे आप पिघल जाएगा, अपने आप सट जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो उसमें है ना थोड़ा सा कैरेट कम किया जाता है, कैसे, उसमें कुछ मिलाकर, जैसे कि उसमें पीतल मिला दिया या फिर चांदी मिला दिया, है ना, तो उसको कैरेट को कम कर दिया जाता है। तो कैरेट को कम करने से क्या होता है कि वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। पीतल है, क्या है पीतल, मिश्र धातु। अब यही था हमारा लास्ट
ठीक है। तो ये धातु अधातु चैप्टर आज हमारे होते हैं ख़त्म। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे अब आगे हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है या फिर तत्वों का वर्गीकरण, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट।